नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। हमारे चैनल पर गणित के भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहे हैं मित्रों, और पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट भी हमने 7 से 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए चैनल पर। तो आप सभी के सभी प्रैक्टिस सेट को देखिएगा और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आत्मा विमोह, ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघात तनाव और न्यू अवधान सक्रिय विकास। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमें बताया गया है विकासात्मक विकार। विकासात्मक विकार यानी कि हमारे डेवलपमेंट में जो भी विकार आते हैं, जो भी बाधाएं होती है, ठीक है, यानी कि जो भी कहना चाहिए बीमारियां जो होती है, उससे हमें बताना है, उसका उदाहरण नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा ये प्रश्न, आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघात तनाव और न्यू अवधान सक्रिय विकास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर अभिघातज तनाव। पर अभिघातज तनाव जो है वो एक प्रकार का विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से खालिस्तान अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, मतलब वातावरणीय कारक यानी कि बाहरी कारक जो होते हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता ये भी विकास को आकार देता है। संस्कृति, किस प्रकार से बच्चों में नैतिक मूल्य है, वो भी विकास को आकार देते हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता तो बिल्कुल विकास को आकार देती ही देती है। लेकिन शारीरिक गठन यानी कि बच्चा किसी कैसा भी शरीर हो उसका, कैसा भी तो नहीं कहना चाहिए कि अगर उसमें उसका शरीर जो है, शारीरिक गठन, ये विकास का पर्यावरणीय जो कारक नहीं है, क्योंकि वातावरणीय कारक ये नहीं है, ये व्यक्तिक कारक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं और सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें पूछा गया है कि कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं और सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतर क्रिया का परिणाम होते हैं, यानी कि ये तीनों है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एक प्रकार का विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, एक समान गति से नहीं होता है, सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 4 की। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ठीक है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से निर्भर करता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय पर, ऑप्शन नंबर बी परिवार पर, ऑप्शन नंबर सी समुदाय पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी पर। ठीक है, तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि विद्यालय पर भी निर्भर करेगा, परिवार पर भी निर्भर करेगा और समुदाय पर भी निर्भर करेगा मित्रों। ठीक है, और ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा बालक के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्यालय, परिवार और समुदाय। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 की। तो ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 5, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ पिता से भिन्न होता है। इससे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया गया है। जो सामान्यतः यह देखा गया है कि जो बच्चा होता है अपने माता पिता से भिन्न होता है, इसके किसके आनुवंशिकीय नियम के आधार पर विश्लेषित किया गया है। समानता, विभेद, अवनति और कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत पर। तो मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल हूबहू हम हमारे माता पिता की तरह नहीं होते। हाँ, मतलब अगर देखें कई बार 90% तो हम अपने माता पिता से मैच करते हैं। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो 90% करते हैं, लेकिन 10% उनसे भी हम भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, किसके आधार पर है, तो विभेद का नियम। विभेद का नियम के आधार पर हम अपने माता पिता से थोड़े बहुत भिन्न होते हैं, मतलब बहुत ही भिन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके,
बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। और यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, मतलब एक बताना हमें कि कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल वो सीख रहा है कौन? बच्चा। ठीक है, सामाजिकरण, विकास, सीखना या परिपक्वता। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण जो है वो एक प्रक्रिया है और उसी के माध्यम से जो शिशु है वो समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सामाजिकरण, सोशियोलाइजेशन। ओके, और बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 7 की। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो कोहलर जी ने, वोल्फगैंग कोहलर जो है, जिनका नाम पूरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कफका, इन्होंने अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, और प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से दिया हुआ है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है ऑप्शन नंबर ए, वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है और शिक्षा का अधिगम करने के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं और परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। ठीक है, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है, मतलब अधिगमकर्ता कौन हो जाएगा मित्रों? ये थोड़ा सा ये प्रश्न जो है वो थोड़ा घुमाकर दिया हुआ है। अधिगमकर्ता कौन हो जाएगा? बच्चा जो हो जाएगा। ठीक है, जो हम बोलेंगे बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित विधि का क्या आशय है वो हमें बताना है। वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होता है, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य सॉरी उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है और शिक्षा का अधिगम करने के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेता है, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह विधियां जहां अधिगमकर्ता कि अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होता है। मतलब बच्चा जो है वो खुद किस प्रकार से, वो कौन से स्तर से, बच्चे को सेंटर में रखकर हमें सारा मतलब सब कुछ सिखाना है। ठीक है, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है मित्रों, ठीक है, सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है, जो बनाया गया है, वो बच्चे को केंद्र में रखकर ही बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बात करूँगी, बाला। ठीक है, बाला जो है वो एक प्रकार की बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग यानी कि स्कूल की बिल्डिंग होती है और उसके अंतर्गत जो बाला स्कीम है उसके अंतर्गत बिल्डिंग को बच्चे के आधार पर, मतलब बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है अधिक से अधिक, तो उसे उस प्रकार से डिजाइन किया जाता है और इस स्कीम को बाला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ वह विधियां जहाँ पर अधिगमकर्ता को मतलब मुख्य रूप से बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभाशाली संपन्न होते, मतलब प्रतिभा संपन्न होते, बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होती है। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर निर्भर करती है। तो मित्रों अगर हम बात करें बुद्धि का वितरण का जो नियम है, यानी कि बुद्धि अलग अलग रूप में नहीं, मतलब अलग अलग स्तर के रूप में बच्चों में पाई जाती है। कोई बच्चा बहुत अधिक प्रतिभाशाली होता है, ठीक है, सुपीरियर, और कोई बच्चा जो होता है वो एवरेज होता है, औसत होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि औसत से नीचे होते हैं। मतलब बुद्धि का वितरण अलग अलग किया गया है, यानी बुद्धि का वितरण सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 10 ओके, प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार
तनाव मुक्त उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं यानी कि वो आंतरिकमुखी नहीं होते, किसी भी प्रकार की जो बातें होती है वो बहिर्मुखी प्रकार से वो करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण वो व्यवहार रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहिर्मुखी व्यक्ति तनाव मुक्त हो, लेकिन सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण उनका व्यवहार होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं या बहुत कम किसी से बात करते हैं, तो वो आंतरिक मुखी होते हैं, वो अपने आप में ही एक कहना चाहिए अपने आप में ही बहुत मतलब जो भी है उनका जो व्यवहार होता है वो अपने तक ही सीमित होता है। लेकिन जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो बहुत जल्दी किसी से भी मित्रता कर लेता है या व्यवहार कुशल होता है, वो कहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न नंबर 11 की, थ, फ और च है स्वनिम, रूपिम, लेखिम और शब्दिम। ठीक है मित्रों, तो ये एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, थ, फ और च, थ, फ और च कौन सी ध्वनियां हैं? तो यहाँ पर आप प्लीज इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वनिम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम ध्वनियां है थ, फ और च। और इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न नंबर 12। ओके, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। भारत में जो बहुत से बच्चे होते हैं, विशेषकर लड़कियां जो होती है, वो विद्यालय आने से पूर्व मतलब सुबह का जो समय होता है, ठीक है, और विद्यालय से जाने के पश्चात यानी कि जैसे हमारा 10 से 5 स्कूल होता है, तो 10 के पहले और 5 के बाद जो है बच्चे काम करते हैं। तो आपके विचार से एक शिक्षिका होने के बारे में मतलब शिक्षिका होने के नाते गृह कार्य के बारे में आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन में जोड़ता है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा अपना गृह कार्य पूर्ण करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके, और बच्चों के माता पिता और उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। ठीक है, और उसे उन बच्चों को कठोर दंड नहीं देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तीनों के तीनों नेगेटिव आंसर लग रहे हैं मुझे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें ऐसा गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा गृह कार्य देना चाहिए कि बच्चों के घरेलू जीवन से वो जोड़ता है। ठीक है, हमने अगर किसी भी प्रकार के ऐसा गृह कार्य दिया कि भाई उन्हें बाहर कहीं ट्यूशन जाना पड़ रहा है या अपने अभिभावक की मदद लेना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ठीक है, ओके, प्रश्न नंबर 13, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ठीक है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, मतलब बहुत प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं। अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ाया होगा तो आपको बहुत प्रकार के बच्चे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं तो देखती हूँ तो मतलब कहना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे स्कूल में बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि शिक्षार्थी में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, इनके लिए भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताओं के लिए क्या हमें संवेदनशील होना चाहिए? नीचे दिए गए कुटों के आधार पर हमको बताना है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, और एक और बी दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें कहना चाहिए कि किस किस पर संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें किसी भी जाति, धर्म, इन सभी के आधार पर संवेदनशील नहीं होना चाहिए। हमें होना चाहिए संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, इसके आधार पर हमें संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हम संवेदनशीलता किसी की भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय इत्यादि की विविधता के आधार पर हम संवेदनशीलता हमें मतलब कहना चाहिए उनके आधार पर हमें हमारे व्यवहार को थोड़ा संवेदनशील या व्यवहार को थोड़ा चेंज नहीं करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को सिखाना। तो अगर उनमें संज्ञानात्मक
क्षमताएं मतलब संज्ञानात्मक क्षमताओं में विभिन्नता है, सीखने से संबंधित स्तरों में विभिन्नता है, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है, ना कि उनकी भाषा, जाति, लिंग, धर्म, वो किस भाषा, वो कौन सी भाषा बोलता है या कौन से धर्म का, इससे हमें कुछ उतना वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अब ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन है। ठीक है, स्कूल बेस्ड जो इवैल्यूएशन है, आकलन है, शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि हम स्कूल के आधार पर उनका आकलन करेंगे, स्कूल में उनका व्यवहार कैसा है, वो किस प्रकार से बात करते हैं, मतलब जो भी उनके सीखने के स्तर है, सीखने की जो गति है, तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने से सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, यानी कि जो विद्यालय आधारित आकलन है वो परिचित, ठीक है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, एक प्रकार से विद्यालय आधारित आकलन। ओके, और इस प्रकार से ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उस समय अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सरल करके बताती हूँ कि भाई एक प्रमाणीकरण पठन परीक्षण होने वाला है, मतलब ओरल बच्चों को पढ़ने के लिए कोई परीक्षण देना है, और हमें कक्षा 5वीं, ठीक है, कक्षा 5वीं के शिक्षक है हम, और कक्षा 5वीं के शिक्षक होने के नाते हमको अधिक परामर्श दिया जाता है, हम बच्चों को किस प्रकार से अधिक परामर्श देंगे। ठीक है, कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनसे ये कहेंगे कि बेटा परीक्षण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है तथा उस समय वो अच्छा प्रदर्शन करें। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना तथा छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, यानी कि जो इसके पहले जो परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न आए हैं उनको हमें चिन्हित करना है और छात्रों को उनसे संबंधित आंसर देने के लिए कहना। निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा में शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें और परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना है, यानी कि देखिए हमें किसी भी प्रकार का यानी कि पूर्ववर्ती प्रश्न भी सॉल्व नहीं कराना है या निम्न कोटि के भी नहीं कराना, हमें उनके समान मतलब उसके समान यानी कि मिलते जुलते प्रश्नों को सॉल्व कराने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना है। ठीक है, जैसे कोई टेस्ट होने वाला है तो हम बच्चों को उसी प्रकार के प्रश्न सॉल्व कराएं, वही प्रश्न सॉल्व नहीं कराना है लेकिन उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराने का अभ्यास बच्चों से करवाना चाहिए। ठीक है, और ये दिया हुआ हमारा प्रश्न नंबर 16। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण किसका अनुसरण करना चाहिए। तो मित्रों मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता होती है, यानी कि स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता उनको होती है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे से कम नहीं होते, लेकिन उन्हें बस एक ही आवश्यकता होती है कि उन्हें हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है एक शिक्षक होने के नाते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किस अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है, उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें पृथक कार्य और शिक्षा की किसी भिन्न शैक्षिक संस्था में होना चाहिए, उन्हें केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पर अगर बात करें हम तो हम बच्चों को पृथक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हम उनको व्यवसायिक शिक्षा ही दें,
और उनको किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट है मित्रों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता होती है और नियमित वो विद्यालय आना चाहिए। मतलब रेगुलर अगर वो स्कूल आ रहे हैं और उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ बिठाल कर हमें शिक्षा देना है, ठीक है, ना कि उन्हें अलग करना है उन बच्चों से। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ओके, और बात करें हम प्रश्न नंबर 17 की, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है, ठीक है, अधिगम आवश्यकता यानी कि विशिष्ट आवश्यकता यानी कि कौन सी विशेषता है। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, उनका IQ लेवल 50 से नीचे होता है। अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, क्या ऐसे बच्चे, ये तो बिल्कुल अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ये बच्चे तो मतलब कहना चाहिए समस्यात्मक बालक होते हैं। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहरा रहे, तो ये थोड़े मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं कि उनको अगर कोई चीज़ हम सिखा देते हैं तो उसी को वो दोहराते हैं। धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धारा प्रवाह में वो पढ़ेंगे और पलट कर हम जब शब्द पर जाएंगे उसी शब्द पर, तो वो उन्हें कठिनाई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा मित्रों। अब धारा प्रवाह और शब्दों का पलट मतलब कि हम उन्हें कहेंगे कि 3 और 2 क्या होता है मित्रों, 5 होता है, ठीक है। क्या होता है 3 और 2, हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर उन्हें पलट कर पलटाव वाला क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या 3 बचेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से वो ये वाला आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला तो वो बता देंगे लेकिन वो इस प्रकार का आंसर देने में वो सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनको, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो प्रतिभावान शिक्षार्थी की होती है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है, वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है और वह रश्मि व्यवहार करता है तथा हाथ थपथपाना डोलना, मतलब वह इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे हाथ थपथपाना और डोलना, इस प्रकार से क्या जो प्रतिभावान बालक है वो करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी विशेषता है। तो मित्रों अगर प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, और हम इस प्रकार से क्लास में पढ़ा रहे हैं कि उसे किसी भी प्रकार का चैलेंज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उब जाएगा, ठीक है, उसका मन नहीं लगेगा और वो एक प्रकार से उबाऊ वातावरण फील करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, समस्या बालक है, समस्यात्मक बालक है, ठीक है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला और इनमें से सभी। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनमें से सभी यानी कि जो बच्चा चोरी करता है, झूठ बोलता है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, तो ये एक प्रकार के हमारे लिए समस्यात्मक बालक होते हैं, ठीक है। और समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करने के लिए हम केस अध्ययन विधि का उपयोग करते हैं मित्रों, ठीक है, केस अध्ययन विधि का हम उपयोग करते हैं और इस विधि के अंतर्गत हम बच्चों का पूरा बायोडाटा, उसका जो वातावरण यानी कि वो किस बैकग्राउंड से आता है, कैसा उसका आस पड़ोस है, कैसे उसके मित्र हैं, मतलब बहुत सारा कहना चाहिए पर्टिकुलर उस पर ही हम एक रिसर्च टाइप का करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इनमें से सभी। ओके, प्रश्न नंबर 20, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो मित्रों यहाँ पर जो लिखावट होगी वो विकृत होगी यानी कि उसे राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डिस्ग्राफिया, इसमें लेखन संबंधी अक्षमता होती है, लेखन संबंधी समस्या होती है डिस्ग्राफिया में, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया में वो सॉल्व नहीं कर पाता, मैथ्स वगैरह से प्रॉब्लम होती है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डिस्ग्राफिया। और ये हमारा प्रश्न नंबर 21, विद्यालय के विद्यार्थियों का भाग जाने का क्या कारण है। भाई विद्यालय के विद्यार्थी जो है वो कई बार भाग जाते हैं, उसका क्या कारण है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थी को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति। में विद्यालय से बच्चे क्यों भाग जाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, उसका क्या कारण होगा।
कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव इसके कारण भी हो सकता है, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ठीक है, और शिक्षा विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। लेकिन यहाँ पर सबसे इफेक्टिव कारण जो है वो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, बच्चा डर के मारे ही स्कूल से भाग जाता है। जो भी समस्या है बच्चे की, तो उनमें इतना डर होता है कि वो बच्चा स्कूल से भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, ठीक है। और ये दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहेंगे, जब मानव के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण, यानी कि एक भाग में अगर हम मानव शरीर के एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है वो। और ये प्रश्न नंबर 23, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई एवं संभावना का मूल्यांकन करता है, सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त और तार्किक। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, तार्किक, ठीक है। एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान के विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई एवं संभावना का मूल्यांकन करता है, तार्किक, ओके। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, रुचि का संबंध है योग्यता से, अवधान से, ए और बी दोनों से, और इनमें से कोई नहीं है। रुचि यानी कि होता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर योग्यता और अवधान जो है मतलब दोनों में से किससे है वो हमें बताना है मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवधान, यानी कि जिस बच्चे का ध्यान जिसमें लगता है, जिसमें जिसका मन लगता है वही उसकी रुचि होती है, ठीक है। योग्यता से कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 25, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, ठीक है, संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवेग, ठीक है। मैकडूगल जी ने संवेग से संबंधित एक सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवेग। प्रश्न नंबर 26, अभिप्रेरणा के आधार पर, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, विद्यालयों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखना, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक खालिस्तान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, मतलब एक शिक्षक होने के नाते हमें अभिप्रेरणा के सिद्धांत को ध्यान में रखना है, और हम क्या बच्चों से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में वास्तविक अपेक्षा, विद्यालय से वास्तविक अपेक्षा मतलब रियलिटी वाली एक्सपेक्टेशन हमें रखना है बच्चों से। ऐसा नहीं कि हम बहुत अधिक अपेक्षा बच्चों से रख रहे हैं और अगर बच्चा हम उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो एक प्रकार का कहना चाहिए कुंठा बच्चे के अंदर भी हो या हमारे अंदर भी हो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनसे हमें रियल एक्सपेक्टेशन रखना है बच्चों से, ठीक है। और ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा कैसा ध्यान रखना है। देखिए मित्रों, जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ना तो आप अपने आप का जो रोल है वो एक शिक्षक के रूप में देखिए, ठीक है। मतलब आप अपने आप को मान लीजिए कि हम एक शिक्षक है, ठीक है, होंगे नहीं, हम एक शिक्षक है और हम एक शिक्षक होने के नाते हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर। तो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा किस पर होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए मित्रों। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि हम एक शिक्षक हैं और हमारा ध्यान पूरा व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सभी बच्चे एक तरह नहीं सीखते हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। तो हमारा ध्यान पूरा व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए। कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है भाई, ठीक है, जो स्लो लर्नर है उसे हम उसके अनुसार सिखाएं, ठीक है। और जो बहुत ही प्रतिभाशाली है उसको हम
चैलेंज पूर्ण जो है मतलब चुनौतीपूर्ण प्रश्न दे तो हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्न नंबर 28 एक फोर्थ का कक्षा फोर्थ का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो मित्रों, हम एक बहुत ही अच्छे परामर्शदाता हैं। अभी शिक्षक हम अगर है तो हम बच्चों को परामर्श देंगे कि बेटा आप क्यों चिंतित हो, क्या प्रॉब्लम है, उसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसे हम सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का हम निर्वाह करेंगे, कक्षा 4th का हो या 12th का हो। ओके, और बात करें प्रश्न नंबर 29 की। थर्स्टन प्रश्न नंबर 29 थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन के लिए संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य और व्यक्तित्व। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बुद्धि का जो मापन है, यहाँ पर देखो थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है वो अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है थर्स्टन तथा लिकर्ट। ओके, और ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 30 सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ठीक है, मतलब सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, जो बच्चा सीख चुका है, जो हम सीख चुके हैं, हम उसको पुनः याद नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति क्या कहलाता है? तो मित्रों ये हो जाएगा हमारा आंसर विस्मृति। ठीक है, ये जो असफलता है वो एक प्रकार का विस्मृति, यानी कि विस्मृति शब्द हम उसके लिए यूज करेंगे, जो चीज़ हम सीख चुके हैं उसे हम भूल जाते हैं उसे बार बार। ठीक है, तो इस प्रकार से था मित्रों आज का हमारा ये सेशन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो हमारे चैनल पर जो जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं आप देखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम को लेकर उन्हें रिवाइज कीजिएगा और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।